नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन एचएसएससी सीईटी में हमने स्टार्ट कर रखी है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम आपको बता रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी सेकंड क्लास है आज। ये सेशन हमारे आपको एचएसएससी सीईटी में मदद करेंगे। इसके अलावा सीईटी के बाद होने वाले मेंस एग्जाम में मदद करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम देते हो जिसमें हिस्ट्री आएगी उसमें मदद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने आपको बताया कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोज की और उनके खोजों का ही परिणाम था कि 1494 में स्पेन का निवासी कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। उसके तत्पश्चात 1498 में पुर्तगाली वासी वास्को डी गामा भारत पहुंचे और उसने भारत की खोज की। हम आपको ये बता दें कि भारत यूरोप वासियों को पहले पता था भारत है, लेकिन भारत की समुद्र के रास्ते से अगर किसने खोज की थी वो थे वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत पहुंचे। हम ये सब आपको डिटेल से बता चुके हैं हमारी पहली वाली क्लास में। वो 1498 में यानी वास्को डी गामा भारत पहुंचे और वो भारत पहुंचे तो वो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में जो साउथ अफ्रीका देश है उसकी केप ऑफ गुड होप के तहत वो भारत पहुंचे। और भारत पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया और वो कालीकट पहुंचे। कालीकट के भी प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडाबू वो पहुंचे 17 मई 1498 में। इसके अलावा उनका जो पथ प्रदर्शक था यानी जो जिसने उनके बताया रास्ते के बारे में वो गुजरात के थे अब्दुल मजीद, और वो कालीकट में एक हिंदू राजा थे। और हिंदू राजा जो वहाँ रहते थे उनकी एक पैतृक उपाधि थी जमोरिन। वो उन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया और इस तरह वो भारत से जब वापस गए तो जो सामान वो लेके गए थे उनमें उन्हें कम से कम 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो फिर भारत आए। वो भारत फिर आए 1502 में भारत आए और उन्हीं बीच एक और पुर्तगाली व्यापारी भारत आ चुका था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में भारत भी पहुंचा। उसके बाद वहाँ के जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत आए वो थे फ्रांसीसी डी अल्मीडो, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत रहे और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति भी शुरू की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय ने शुरू की। वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में रहे। इनके तत्पश्चात इनके दूसरे वायसराय आए अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जो कि एक वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं पुर्तगालियों के भारत में। अल्मीडो के पश्चात अल्बुकुर्क गवर्नर यानी सबसे पहले आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडो और उसके बाद आए अल्बुकुर्क, जो कि हमने बताया जिनका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जो कि पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं भारत में। और एग्जामिनर आपसे पूछे तो भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति भी शुरू की थी। उसके बाद जो दूसरे वायसराय आए वो थे अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं भारत में पुर्तगालियों के। इसके अलावा सबसे पहले जो व्यापारी आया था पुर्तगालियों का वो 1498 में वास्को डी गामा आया था और वो कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडापू में पूछा था। और उसके बाद वो फिर से आया, वो आया फिर 1502 में और उसी में एक और भी पुर्तगाली व्यापारी आ चुका था, वो था पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में आया। और उसके बाद शुरू हुए पुर्तगाल से आने वाले वायसराय, जो पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, दूसरे थे अल्बुकुर्क। और अल्बुकुर्क जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगालियों का। इसके अलावा जब अल्बुकुर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था, यानी जब अल्बुकुर्क जो भारत में आए तो उस वक्त भारत में मुगल शासन था। और जब अल्बुकुर्क जब भारत आए जब मुगल शासन नहीं स्थापित हुआ था, मुगल शासक तो 1526 के बाद हुआ था, उस वक्त लोधी वंश का शासक था। और उसी वक्त दक्षिण के अंदर जो शासक था वो था विजयनगर का, और विजयनगर में उस वक्त राजा थे कृष्णदेव राय। इसके अलावा हमने आपको बताया कैसे उन्होंने अल्बुकुर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया और 1515 में उसकी मृत्यु पश्चात
पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे, यानी अल्बर्टो की मृत्यु हो गई। और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। इससे पहले हम डिटेल में बता चुके हैं आपको। अब बात करते हैं उनके अगले वायसराय नूनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से 38 ईस्वी तक भारत में रहे। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। यानी सबसे पहले कोचीन में था इनका कार्यालय, और 1530 में नूनो डी कुन्हा ने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी, और औपचारिक राजधानी गोवा बन गई पुर्तगालियों की। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। यानी अब पुर्तगाली अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का विवाद हो गया, जिसके कारण बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। आगे पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तावादो दा इंडिया नाम दिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का भी प्रयास किया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। क्या थी यह व्यवस्था? इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज यानी परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। यानी पुर्तगाली आने के बाद जिस भी अरबी जहाज या भारतीय जहाज को अरब सागर में जाना था, तो उन्हें सबसे पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसे परमिट कह सकते हैं और उसे कार्टेज भी कह सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किसने शुरू की अरब सागर में? आपका आंसर होगा पुर्तगाली। इसके अलावा इस काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। यानी काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा पुर्तगाली बेड़ा खुद करता था। 1560 ईस्वी में गोवा ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 1530 में उन्होंने कोचीन से गोवा अपनी औपचारिक रूप से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। उसके बाद 30 साल बाद 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्वाइजेशन की स्थापना की। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई सेंट जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का भी श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में तंबाकू कहाँ से आई? पुर्तगाली लेके आए। आलू कहाँ से आए? पुर्तगाली लेके आए। मक्का कहाँ से आई? और पुर्तगाली लेके आए। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का भी कार्य आरंभ किया। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शक्करकंदी, लीची और संतरा आज पुर्तगालियों की देन थी, जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया है। एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है वो ये पूछते हैं कि काजू, पपीता भारत में कहाँ की देन है? आपका आंसर होगा पुर्तगाली। तंबाकू सबसे पहले भारत में कौन लेके आया था? पुर्तगाली। इस तरह से हमने आपको बताया। आगे इसके अलावा अब बात किया हमने पुर्तगालियों की, अब हम बात करते हैं अगली जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी डच। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए, जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत आई? आपका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद जो दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत आई वो थे डच। पुर्तगाली के पश्चात डच भारत आए, जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम जो डच यात्री थे वो थे कार्ल हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पूर्व में स्थित सुमात्रा जो आज इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी नहीं है,
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन सुमात्रा जो है वो द्वीप इंडोनेशिया के पास ही, इंडोनेशिया का ही है। तो वहां पर उनका जो प्रथम डच यात्री था वो वहां पहुंचा। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण व क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो डच की जो कंपनी थी उनमें हॉलैंड सरकार ने 21 वर्षों तक कहा था कि तुम्हारी जो कंपनी है ये 21 वर्षों तक पूर्व में व्यापार कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए और क्षेत्रों पर अधिकार कर सकती है। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों ने मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम VOC ओरिजिनाइड ओस्टनाइट कैंपेन था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया, यानी इन छोटी छोटी नीदरलैंड की जो कंपनी थी उन सब कंपनियों ने एक अलग कंपनी बनाई, वो बनाई यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डचों की सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? वही मछलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे पहले सिर्फ पुर्तगाली भारत में पूर्व में थे जो व्यापार करते थे, अब दूसरी पुर्तगाली कंपनी आ गई डच, तो अब इनमें आपस में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। यानी 1605 में डच कंपनी आई, उसने मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बियाना पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज यानी जो इंडोनेशिया था उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया डचों ने। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला था। डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडरों पर बैटेविया नामक एक नगर भी बसाया। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में व 1641 ईस्वी में विमलीपत्तनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई डचों द्वारा। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, यानी डच अपना विस्तार कर रहे थे। औरंगजेब ने, यानी जिस वक्त डच अपना विस्तार कर रहे थे उस वक्त भारत पे शासन था मुगलों का, और मुगलों के भी शासक थे शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया और मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नूर व वेनेगुला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को भी अधिक महत्व दिया, यानी डच जो भारत से जो निर्यात करते थे खरीद के, वो मसाले तो थे ही थे, मसाले के अलावा जो भारत में जो कपड़े बनते थे उनको भी निर्यात का अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्व रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, यानी कंपनी अब धीरे धीरे अपने खुद के उद्योग स्थापित करने लग रही थी पूर्व में और भारत की जमीन पर। लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा जो कि बंगाल में है और बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी और डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल सिस्टम पर भी आधारित थी। यानी लगभग जो डच थे वो 1596 में पूछे थे पूर्व में और 1602 के आसपास उन्होंने एक कंपनी बनाई सभी ने मिलकर और 1700, लेकिन उनके लंबे संघर्ष के बाद 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों का लगभग भारत में उनका
जो साम्राज्य था या उनका जो विस्तार था वो खत्म हो जाता है। अब उसके बाद डच रहे पूर्व में ये, लेकिन इंडोनेशिया के आसपास रहे। भारत में डच उसके बाद डच कंपनी देखने को नहीं मिली। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किन के बीच में हुआ? यह था इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब हम डच के बारे में बता रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी। तो अब पुर्तगाली कंपनी तो थी अब, लेकिन डच का जो पुर्तगाली और डच के बाद जो तीसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में आगे बात करेंगे वो भी भारत में आ चुकी थी और उसने डचों को हराया। वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्ष के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभ दिया। अब बात करते हैं अगली अगली यूरोपियन कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की थी। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन आया। हम आपको फिर से बता दें, पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच आई और तीसरे नंबर पर आई ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब डच अपना विस्तार कर रहे थे तो पुर्तगालियों से उनका कंपटीशन था। लेकिन 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी। तो उनका जो युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, वो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसके चलते डच हार गए और लगभग उनका भारत में अब विस्तार नहीं था। अब बात करते हैं अगली यूरोपीय कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की थी। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मलका के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। यानी यूरोप से कई कंपनियां भारत में पूर्व की तरफ आ चुकी थी। पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे। तो अब ब्रिटेन यानी अंग्रेज भी अब चाहते थे कि हमारे भी कोई कंपनी जाए और वो किसी एक हिस्से पर व्यापार का नियंत्रण करे और व्यापार करे। इसलिए उन्होंने 1599 में कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये जो कंपनी जो इन्होंने बनाई थी, इसको कहा कि 15 वर्षों तक पूर्व के देशों से अगर कोई ब्रिटेन से करेगा तो वो यही कंपनी करेगी। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक निदेशक, एक उप निदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। ये समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से भी जानी गई। कब जानी गई? तो बाद में 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तब जानेंगे, बताएंगे हम आपको उसके बारे में। 1601 में अंग्रेज कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे और भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 में प्रारंभ हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। यानी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो प्रथम अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था उसका नाम था हेक्टर। कैप्टन हॉकिंस यानी जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। यानी जिस वक्त कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचे उस वक्त भारत पे शासन था मुगलों का और मुगलों में भी शासन था अकबर के पुत्र जहांगीर का। हॉकिंस ने तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु पुर्तगालियों की शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई और हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की।
यानी जिस वक्त अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं वो भारत पहुंची, तो उस वक्त पहले से ही पुर्तगाली कंपनी यूरोप की यहाँ भारत में अपने पग पसार चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि यूरोप से कोई दूसरी कंपनी यहाँ अपना विस्तार करे, और डच भी आ चुके थे। 1611 में कैप्टन मिडिलटन ने सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया, और पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुए। यानी जब पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी में आपस में जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो 1611 में बैटल ऑफ सवाली में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने आखिरकार परास्त कर ही दिया, और इससे जहांगीर जो उस वक्त जो शासक थे वो खुश हो गए, और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इससे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपको ऑप्शन में सूरत ही मिलेगा, इसलिए आप सूरत करना। अगर मछलीपट्टनम दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे वैसे, लेकिन अक्सर जो एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, वो ऑप्शन में सूरत ही आता है। यानी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की, वो की सूरत में की थी इन्होंने शुरू मछलीपट्टनम में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे वहाँ 1611 में। मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस व बैंटम भेजते थे। यहाँ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर दिशा में स्थित था, और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति मिली। 1639 में फ्रांसीसी डेह अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, और यहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई गई, और इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित था अंग्रेजों का, मद्रास में था। कब स्थापित किया? 1639 में किया, और किस अंग्रेज अधिकारी के चलते हुआ? वो था फ्रांसीसी डे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में और भारत में अपना विस्तार कर रही थी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस यूरोपीय कंपनी ने किसे अपना बम्बई द्वीप दहेज में दिया था। तो ये बम्बई जो द्वीप था ये था पुर्तगालियों के पास, और इन्होंने अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में दे दिया था। ये शादी थी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और उसके और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की। 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। यानी हम आपको बता दें कि राजा अलग था, कंपनी अलग थी, विस्तार यहाँ कंपनी कर रही थी अपना। तो ये बम्बई जो द्वीप था वो राजा को मिला था, और राजा ने इसे कंपनी को सौंप दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए के ऊपर। इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार चल रहा था। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ऑन्गर बम्बई के वास्तविक संस्थापक था। हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने स्थापित किए। इंग्लैंड ने स्वदेशी प्रतिनिधियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का भी गठन कर लिया था। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां स्थापित की गई थी, और इनमें से एक जनरल सोसाइटी था, दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से भी जानी गई है। 1688 में स्थापित न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में स्थापित जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी को 1708 में विलय हो गया, तथा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम हुआ।
कंपनी का नया नाम 1833 ईस्वी तक रहा और 1833 ईस्वी में के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम बदलकर पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कैसे राज किया था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम पड़ा वो 1833 के चार्टर एक्ट में पड़ा। हम आपको बताएंगे क्यों ये चार्टर एक्ट आए आगे विस्तार से। अब तक आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार लिया गया था। अब बात करते हैं बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां कैसे हुई और कैसे बंगाल में अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुई जब ग्रेबियन बाटन ने, जो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि की गई और कंपनी ने शाइस्ता खान से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें उसे कर अदा न करने की छूट प्रदान की गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया, जिसमें आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग ना करे और न उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करे। इस तरह धीरे धीरे कंपनी अपना व्यापार बंगाल में बढ़ा रही थी, अपना विस्तार कर रही थी। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वह हुगली से भाग खड़े हुए। हम आपको यही बता दें कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक तीन गांवों की जमींदारी प्रदान की, जो आगे जाके बना कलकत्ता। यानी जो कलकत्ता या कोलकाता जो है वो इन 3 गांवों से मिलकर बना था, जो गांव थे सुल्तानाती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो मद्रास का किला था और जो फोर्ट विलियम था वो था कलकत्ता का किला। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने और 1700 ईस्वी में इस प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और 1794 से 1911 ईस्वी तक यही ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रही। फिर 1911 में घोषणा की और 1912 में ब्रिटिश की राजधानी स्थानांतरित कर दी दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी बनी और ब्रिटिशरों की भी राजधानी बनी। बात करें नारिस मिशन की, जो कि 1698 ईस्वी में था। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में हमने आपको बताया ये कंपनी भी उसी कंपनी में विलय हो गई और 1833 में जिसे हम इसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सर विलियम नारिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बात करें जॉन सरमन मिशन के बारे में, 1715 में कंपनी ने 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेष अधिकार को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के नज़दीक के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति देने की याचना की। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन, ख्वाजा सेदोई नामक और आर्मीनियन दुभाषी था। हैमिल्टन ने बादशाह फारुखसियार की एक दर्दनाक बीमारी को ख़त्म करने में सफलता प्राप्त की और इससे फारुखसियार अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया और 1717 में इसे एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई।
इसके अलावा 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल गई और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। यानी इसके बाद अब कंपनी अपने खुद के सिक्के भी बना सकती थी और ब्रिटिश अधिकारी आर्सन इस कंपनी को मैग्ना कार्टा का यानी महान अधिकार पत्र का, यानी यहीं से मिलता है कंपनी को अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, जिससे उनको पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ और यह अवसर दिया मुगल शासक फारुखसियार ने 1717 में। अब बात करें, हमने बात की अब तक पुर्तगाली कंपनी की, हमने बात की डच की, हमने बात की अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी 1833 में, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब बात करते हैं हम डेनिस की। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया और 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए डेनिस। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और उसके बाद डेनिस आए और अब अंत में आते हैं फ्रांसीसी। लुई के मंत्री कार्लबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की गई। फ्रांसीसी सर्वप्रथम पहले मेडागास्कर द्वीप पूछे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला और इसका नायक फ्रैंको कैरो था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 में सूरत में स्थापित की गई। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दी ला ले गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हो गया। डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हो गए। 1673 में ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पेन, ये गैर पेशावर सैनिक था जो एडमिरल दी ला के साथ आया था, ने मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पोंडिचेरी के नाम से जाना जाता है। ये पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पोंडिचेरी ले लिया, लेकिन अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पुंडीचेरी ले लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रिचविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी भी बनाई। फ्रांसीसियों ने 1781 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में क्राइकल पर अधिकार कर पुंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व के फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय से फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। यानी फ्रांसीसियों के वो गवर्नर जिन्हें फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना की वो थे डुप्ले। इन यूरोपीय कंपनियों ने अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ और जिसमें अंग्रेज कंपनी सफल रही और 200 वर्ष तक भारत पर व्यापार शासन किया। हमारे आज के सेशन में हमने आपको बताया कैसे धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, कैसे उन्होंने यहाँ स्पेशल छूट लेके यहाँ के राजा महाराजाओं से लेकर अपने
अपने आप का विस्तार किया और आपस में भी संघर्ष किया। कैसे फारुखसियार ने कंपनियों को इतने अधिक अधिकार दे दिए थे, कंपनी अपने खुद के सिक्के भी डाल सकती थी 1717 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया कंपनी के द्वारा भारत में। और इस तरह सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद अंतिम में फ्रांसीसी आए। और फ्रांसीसी ने किस तरह पांडिचेरी पर धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित किया, अपनी राजधानी लगभग उन्होंने बनाया पुडुचेरी को। हमारे आज के सेशन में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे। और अगला टॉपिक हमारा उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, यानी मुगलों के जो अंत जब हो रहा था तो उस वक्त भारत में किन किन मुगलों का शासन था। थैंक यू।